आप सभी से पुनः निवेदन करती हूं कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। दूसरा नाटक हम देखने जा रहे हैं साथियों, जिसका नाम है क्रांतिकारी। इस नाटक के लेखक हैं मोहन सिंह सेंगर और इस नाटक के निर्देशक हैं श्री साहिल वर्मा जी। सह निर्देशक हैं सुफियान खान साहब। और ये जो नाटक अब आप देखेंगे ये अरविंद गुप्ता डीएवी स्कूल केंद्र मॉडल टाउन की प्रस्तुति है। आप जोरदार तालियों से उन बच्चों का हौसला बढ़ाइए जो पर्दे के पीछे बिल्कुल अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। भारत की गुलामी के लिए कोई विशेष दिनांक या वर्ष नहीं बताया जा सकता, परंतु 1757 पलासी की लड़ाई के बाद भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया, क्योंकि पलासी की लड़ाई में बंगाल जैसा एक बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके कारण अंग्रेज धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों पर पकड़ बनाने में सफल रहे। भारत की सतह पर लगभग 200 वर्ष 1947 तक राज किया था इन अंग्रेजों ने। हम सबको जात धर्म के नाम पर लड़वाया गया और काले कानून से भारत के सुनहरे भविष्य को भी ग्रहण लगा दिया गया। इससे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ सब खुशहाल थे, जहाँ सब एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, जहाँ जात पात के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होती। हमारा बचपन, हमारी जवानी और अब ये बुढ़ापा, ये सब देख देख के कट गया। अब तो ऐसा लगता है मरने के बाद भी गुलाम ही रहेंगे इन गोरों के। यहाँ तो ना खाना आजाद है, ना पीना, ना बोलना, ना सुनना, यहाँ तक कि सांस लेना भी आजाद ना है। हमारी सांसें भी गुलाम है इन गोरों की। कैसे समझाएं नौजवानों को, इस क्रांति से कुछ बदलने वाला नहीं है। पता नहीं कितने क्रांतिकारी आए और ना जाने कितने क्रांतिकारी आएंगे, लेकिन ये सिलसिला गोरों का कभी खत्म नहीं होगा। ये गोरों का काला कानून भारत को इस कदर खा गया जैसे लकड़ी पर लगी दीमक खा जाती है। अरे नाना देखो, वो तुम्हारी नाजुक कहाँ ले गए? अरे हाँ, वो हमें खेलों में काबू बताकर आता हूँ। अरे भाई, कभी इन्होंने हमें जात धर्म पे लड़ाया तो कभी, ये सब सोचकर तो मेरा खून खौलता है। लेकिन अब करें भी तो क्या
नहीं नहीं बेटा, मैं क्या रो रही हूँ? माँ मुझे पता है तुम रो रही हो। हमारे लोग पिताजी को कहाँ ले गए? ये तुम लोगों को मार क्यों रही थी माँ? क्योंकि हम इनके गुलाम है ना, इसीलिए। हम इनके गुलाम तो हैं माँ। क्योंकि अंग्रेजों का हमारे देश पर राज है ना, इसीलिए। हमारे देश में अंग्रेजों का राज क्यों है माँ? अरे ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे किसी और दिन सुनाऊंगी। सुनाओ ना माँ, सुनाओ ना माँ। अच्छा, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो सुन। बहुत साल पहले की बात है। ये अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी बनकर आए थे। इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली कि वो हमारे देश में व्यापार कर सके। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेजों ने व्यापार में मुनाफा तो कमाया ही, लेकिन कई वजीरों और नवाबों को अपना दोस्त भी बनाया। पर औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगल सल्तनत बिखरने से लगी थी, तब इन अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाया। इन्होंने बहुत ही चालाकी से वजीरों और नवाबों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और अपनी फौज की मदद से कुछ लालची लोगों को हिंदुस्तान की गद्दी पर बिठा दिया। अब जो लोग हिंदुस्तान की गद्दी पर अंग्रेजों की मदद से बैठे थे, वो तो उनकी कठपुतली बन गई और उन्होंने धीरे धीरे पूरा भारत कब्जे में लेकर हमें अपना गुलाम बना दिया। ये अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों किसी जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। लगान वसूल करने के लिए हमारी जान ले लेते हैं, किसानों से उनके खेत लूट लेते हैं, हमारे घरों में आग लगा देते हैं। इतने सालों से इन कुछ लाख अंग्रेजों ने हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने पर पैर रखा है बेटा। लेकिन माँ, लाखों तो करोड़ों से कम होते हैं ना? हाँ बेटा। माँ, अगर हम उनके गिरती में जाते हैं तो उन्हें वहाँ से भगा के नहीं देते। देख ना माँ, मैं एक दिन बड़ा होकर इनको अपने देश से भगा कर रहूंगा, इसके लिए मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। चल अब बहुत बातें हो गई, और अगर तू अभी पाठशाला के लिए नहीं गया ना तो मास्टर जी तुझे मुर्गा बना देंगे। अरे नहीं माँ, मास्टर जी मुझे मुर्गा नहीं, क्रांतिकारी बनाएंगे, जिससे मैं अपने सुनहरे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाऊंगा। तुम देखना माँ। अरे रामलाल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे नहीं, वो नदी वाले रास्ते से चलेंगे, वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे नहीं भाई, मैं तो वहाँ से जाऊंगा ही नहीं। हाँ भाई, मेरे पिताजी ने भी मना किया है, कहते हैं वहाँ अंग्रेजी के द्वारा सजा की जाती है। अरे इतना क्यों डरते हो? मैं कल ही अपने चाचा के साथ उस नदी वाले रास्ते से आया हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और अगर तुम अभी से डरने लगे तो हम बड़े होकर अपने हिंदुस्तान को इन अंग्रेजों से कैसे आजाद करवा सकेंगे। चलो अब चलते हैं। रामलाल बेटा, रावी नदी वाले रास्ते से मत जाना। अरे हाँ माँ, मैं वहाँ से नहीं जाऊंगा। चलो अच्छे से आता है।
understand the law. I will teach you the law. You will regret the day you were born. मारो! चलो चलो दोस्तों, आप ही करते हैं, चलो चलो। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाभी, ओ भाभी, संभालो अपने रामलाल को। आज फिर से ये रावी नदी वाले रास्ते से जा रहा था। रामलाल, बेटा मैंने तुम्हें मना करा है ना, रावी नदी वाले रास्ते से नहीं जाना है। अरे तुम हो कि समझते ही नहीं हो। माँ, मैं सब समझता हूँ, तभी मैं वहाँ से रोज जाता हूँ। और हमने करा ही क्या है कि वो अंग्रेज हमें इस तरह मार रहे हैं। रामलाल बेटा, तुम्हें मना किया है ना कि रावी नदी वाले रास्ते से नहीं जाना। ये काला कानून है। अगर हम हिंदुस्तानी समय पर लगान ना भर पाए तो वो गोरे हमें बेरहमी से मारते हैं, बेशक इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। चाचा, क्या लगान कीमत हम लोगों के जाने से ज्यादा है। हम गुलाम की कोई कीमत नहीं होती रामलाल। और वैसे भी उन अंग्रेजों के लिए तो हम जमीन पर चलने वाले कीड़ों से कुछ कम नहीं। नहीं चाचा, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। लो भाभी, ये तो अभी से भैया की तरह क्रांतिकारी बन गया। बस भैया, इसीलिए तो मैं परेशान रहती हूँ। सोचती हूँ कि अगर ये भी उस रास्ते पर चल पड़ा तो मेरा क्या होगा। रामलाल की माँ, रामलाल की माँ सुनती है? आज रावी नदी के किनारे अंग्रेजों ने कुछ लाशों को जलाया है। किन लाशों की बात कर रहे हो तुम? और कौन थे वो लोग? जिन्हें आज सुबह मोर्चे के समय अंग्रेज अफसरों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसमें तो भैया भी थे। हाँ, उसमें तो भैया भी थे, रामलाल के पिताजी भी थे। मार दिया, सबको मार दिया, काट काट के रावी नदी में फेंक दिया। हाँ, तू भी मरेगा, तू भी मरेगी, बुढ़िया, तू भी मरेगी। सब मरेंगे, सब मरेंगे, मैं बचूंगा, मैं बचूंगा, सब मरेंगे, मैं बचूंगा, सब मरेंगे। नहीं, नहीं, उन्होंने मेरे पिताजी को ही मार दिया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रामलाल, बेटा रुक जा। जाने दो भाभी, कम उम्र का घाव है, भरते भरते समय लगेगा। इस खबर ने रामलाल को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। रामलाल के अंदर चल रही देश प्रेम की चिंगारी अब एक आग बन गई थी। उम्र के साथ साथ ये आग ज्वालामुखी में बदल गई और रामलाल एक क्रांतिकारी के रूप में भारत माता की सेवा करने में लग गया। रामलाल का सिर्फ एक ही मकसद था, अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाना। अरे कहीं नहीं काकी, बस मोर्चे की तैयारी कर रहे थे। इस बार इन अंग्रेजों को देश से निकाल कर ही मानूंगा। कहीं ऐसा ना हो तेरी माँ तुझे घर से निकाल दे। अरे एक माँ घर से निकाल भी देगी तो क्या हो गया, ये धरती भी तो मेरी माँ है, यही सो जाऊंगा।
मिट्टी के माधव हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तू बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता है रामलाल, लेकिन इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अब वक्त आ चुका है इस अंग्रेजी सरकार को जवाब देने का। रामलाल, तुम क्या सोच रहे हो? इस अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाई जाए? इस गूंगी बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का बस एक ही तरीका है, और वो है उनका जुल्म ना सहना। अगर कोई भी अंग्रेज अफसर आज सबसे लगान मांगने आता है तो उनका विरोध करें। अरे रामलाल, ऐसे तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सही कहा आपने, इससे तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जैसे पहले तो ना जाने हम कितने सुकून से जी रहे हैं। हम पहले भी उनके गुलाम थे, आज भी उनके गुलाम हैं, और ना जाने कब तक इसी तरह उनके गुलाम बने रहेंगे हम लोग। अगर आज भी हम सब एकजुट ना हुए तो ना जाने कब इन गुलामी की जंजीरों से हमें आजादी मिलेगी। अगर आजादी चाहते हो आप सब तो लड़ो अपने लिए, लड़ो एक दूसरे के लिए, लड़ो अपने अधिकारों के लिए। हमें उन अंग्रेजों को दिखाना होगा कि बस अब ये जुल्म हम और सहन नहीं करेंगे। किसे एकजुट करने की बात कर रहे हो तुम? यहाँ तो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कोई धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं तो कोई अपनी गरीबी से। अगर हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसे ही भेदभाव रखेंगे, मिलकर नहीं रहेंगे, तो वो हमें ऐसे ही लड़वाते रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सबको, आपको एकजुट होकर उस अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाना ही होगा। आपको इस आजादी की जंग में एक दूसरे का साथ देना ही होगा। हम आपके ही दल में क्यों हैं? आपके रास्ते तरीके खतरों के हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना खतरे की आजादी लाना चाहते हैं। क्यों ना हम सब उनके साथ हो जाएं? बातचीत से पूरी आजादी नहीं मिलेगी। पूरी आजादी आएगी इंकलाब से, और इंकलाब के लिए कुर्बानियों की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है दोस्तों। खून? अरे बातें बनाना और उनको अमल में लाना बहुत बड़ी बात होती है। जिस रास्ते पर चलने की तुम बात कर रहे हो वो खतरे से भरा नहीं। मुझे याद है वो मंजर जब बर्फ की सीढ़ियों पर घंटों नंगे बदन लिटाया जाएगा, महीनों भूखे रखा जाएगा, शरीर के एक ही हिस्से पर सैकड़ों कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे, तो ये जोश तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। ये संघर्ष खून मांगता है, खून। मत भूलो, उनमें से कोई आजादी का सवेरा देखने के लिए शायद जिंदा ना रहे। तुम ऐसी लड़ाई करने की बात कर रहे हो जिसकी जीत सिर्फ और सिर्फ मौत में है। वो मौत गुलामी की जिंदगी से तो कहीं अच्छी होगी दोस्तों। जब मैं छोटा था मैंने अपनी माँ से पूछा था कि हम करोड़ हिंदुस्तानी इन कुछ लाख अंग्रेजों को देश से क्यों नहीं निकाल देते। तब मेरी माँ के पास कोई जवाब ना था, लेकिन आज मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत बढ़ी हुई है। पंजाबी नौजवान पंजाब में, हम सब यहाँ बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सारे देश में अलग अलग कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें बिखरी हुई हैं। अगर हम सब एक होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो इन अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ के हिंदुस्तान से बाहर फेंक सकते हैं। और रहा सवाल मेरा, अगर आपको लगता है कि मैं वो बंदा नहीं जो करतार सिंह सराभा और खुदीराम बोस बन सकता है, अगर आपको लगता है कि मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं भारत माता की कसम खाता हूं, सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुन के आप मुझे इनाम देंगे, इनाम। बोलो, तुम क्या खबर लाया है? हुजूर, वो जो रामलाल है ना, वो सबको इकट्ठा कर रहा है। What do you mean? हुजूर, भाई बाप वो बोलता है कि अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए हमें एक साथ होना होगा, और बोलता है कि हमें धर्म के नाम पे लड़वाया जाता है, और तो और वो तो ये भी बोलता है कि हम लगान ना भरे, अंग्रेजों का जुल्म ना सहे,
और अपने क्रांतिकारी दोस्तों के साथ मिलकर हिंदुस्तान में क्रांति लाना चाहता है हुजूर। क्रांतिकारी बन रहा है। और बताओ क्या बोलता है तुम्हारा रामलाल? हमारा रामलाल का हमारा रामलाल का हमारा तो आप है जो हमारा पालन पोषण करता है। हमारा रामलाल का इसकी क्या जरूरत थी हुजूर, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो आप ही के आदमी हैं। He is very dangerous man. Officer, arrest him immediately. ओके सर, तुम हमको उसकी एक एक खबर देते रहो। जी हुजूर। और हुजूर पता चला है कि कल के मेले में वो अपने दोस्तों के साथ मोर्चा निकाल रहा है। उसके लिए हमें कुछ जल्दी सोचना पड़ेगा। और हम इसको हासिल करके रहेंगे राहत पर। हम उन अंग्रेजों से अपनी आजादी की भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि लड़ेंगे, सामना करेंगे उनका। आखिर वो तय करने वाले कौन होते हैं? ये देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये आसमान हमारा है और आजादी हमारी है। इस पर अंग्रेजों ने धोखे से कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें एकजुट होकर अंग्रेजों के जुल्म से अपने हिंदुस्तान को बचाना होगा। दोस्तों, हमें एकजुट होना होगा, हमें एकजुट होना होगा। हम प्रजातांत्रिक हिंदुस्तान की तामीर करेंगे। हम एक ऐसे हिंदुस्तान बनाएंगे जहां सभी अमीर और गरीब बराबर होंगे। उसके साथ भारत की हुकूमत मजदूरों और किसानों के हाथों में होगी। रामलाल, क्या केवल आजादी हमारा मकसद है? नहीं, केवल आजादी हमारा मकसद नहीं है। क्या है आजादी के मायने? कि हुकूमत इन अंग्रेजों के हाथों से निकलकर चंद रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथों लग जाए। क्या यही आजादी है? क्या इससे आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा? आजादी तो सिर्फ पहला कदम है दोस्तों। मकसद तो है एक वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां इंसान का इंसान पर जुल्म सहा ना जाए, जहां गरीबों को उनका हक मिल सके। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है, इसे एक साथ जोड़े रखना आसान काम नहीं। अगर इन बातों को हम आज नहीं समझेंगे, आज इन मसलों पर संघर्ष नहीं करेंगे, तो आने वाले कल में हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन राष्ट्र शोषक और सांप्रदायिक समाज बन के रह जाएगा। दोस्तों, हम सबको मिलकर बनाना होगा एक समाजवादी वतन। हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं।
पोशाक अंग्रेज घबराए हुए थे। सोए हुए मुल्क को चेताने के लिए अब एक नौजवान मिल गया था, जिसका उद्देश्य हत्या नहीं, चेतना थी। भीड़ में बम फोड़ने की जरूरत जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ऐसी गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने ही की होगी मुझे बताने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। अवाम जाग रहा है। इन अंग्रेजों से कह दो तुम दबा के निकल ले, नहीं तो लात मार के खदेड़ दिए जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying that choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. मैं नहीं रुकने वाला, ऐसे ही मारता रहूंगा जिंदगी भर। तुम मुझे कितना भी मार लो, इससे मेरे इरादे नहीं तोड़े जा सकते। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। Look man, अगर तुम हमको बताएगा कि तुम्हारे साथ कौन कौन था तो हम तुमको छोड़ देगा। बताओ कौन है तुम्हारा साथी? किन साथियों की बात करते हो जेलर साहब? या तो पूरा का पूरा मुल्क मेरा साथी है। तुम हमको उल्लू समझते है? मैंने तुमसे भी टेढ़े लोगों को सीधा किया है। इंकलाब जिंदाबाद। Yes, stupid Indian, बताओ कौन था तुम्हारा साथी जिसने बम फोड़ा है? Tell me, behind the curtains कौन था जो तुमको मदद कर रहा था? देखो तुम अपनी जान खुद खतरे में डालते हो। You know, तुम्हारा ये भारतीय लोग, ये ब्लैक डॉग्स तुम्हारा विरोध करता है, तुम्हें बागी कहता है, और तुम इन्हीं के लिए फ्रीडम राइट्स की बात करता है। आज देश का बच्चा बच्चा जान चुका है फ्रीडम क्या है, राइट्स क्या है। अब तुम सत्ताधारी मानवता और सत्य को नहीं कुचल सकते। You stupid Indian, तुम हमको बताएगा what is freedom, what is right? देखो तुम्हारा सभी साथी अरेस्ट हो चुका है, हमें सब पता चल चुका है who are you and what you want। देखो तुमने कानून अपने हाथ में लिया है, हम तुम्हारे मुंह से सब सच सुनना चाहता है। कानून, कानून किसका? आदेश, आदेश किसका? उस अंग्रेजी सरकार का। हाथ थूकूंगा। तुम खौफ दिखाकर, ये लालच देकर उनसे सुराग ले सकते होगे, लेकिन मुझसे नहीं, कभी नहीं। You know, तुम्हारा फांसी का ऑर्डर आ चुका है। अगर तुम अब भी सरकारी गवाह बन जाओ तो तुम्हारा ये ऑर्डर रोका जा सकता है। मुझे फांसी मंजूर है, लेकिन मुझसे गद्दारी नहीं, क्योंकि मेरे दिल की ख्वाहिश यही है। मैं चाहता हूं मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके, और वो भी बिना डरे इस जंग आजादी में कूद जाए। अगर ऐसा हुआ ना जेलर साहब, जो आजाद भारत का सपना मैंने देखा है वो जरूर पूरा होगा। कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें सब पर बराबरी का हक होगा। गरीबों को उनका हक मिल सकेगा। सभी तबके के लोग खुले आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे। वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, मेरा भारत। समझने की कोशिश करो रामलाल, तुम्हारे ना बताने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे फांसी के ऑर्डर आ चुके हैं। तुम्हें कभी फांसी हो सकती है, तो क्यों कर रहे हो बेवकूफी? आखिर क्यों? क्योंकि मैं न्याय नहीं सह सकता, और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कबूल कर, भीड़ में बम तू नहीं फोड़ा है। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा कीजिए और मैं मिट्टी का हक अदा करता हूँ। Oh yes, stupid! Good one! इसकी फांसी की तैयारी जल्द से जल्द करो, तब तक यहीं पड़े रहने दो।
कौन? रामलाल। कौन है? रामलाल। भारत माता? हाँ, मैं भारत माता सृष्टि के समस्त अवयव की शांति और सौहार्द का संदेश देती हूँ। मानव को असत्य, अहंकार, लोभ, लालच और शोषण से बचने का मंत्र देती हूँ। माँ, मुझे बहुत दुख है। मैं अधिक समय के लिए तुम्हारी सेवा ना कर सकूंगा। तुम तो मेरा गर्व हो पुत्र। मैं जानती हूँ तुम्हारी स्वतंत्रता की भावना स्वच्छंदता की नहीं। तुम तो आवाज हो मेरी, उस आम आदमी की जो सत्ता और व्यवस्था के बीच पिस रहा है। तुम तो जवाब हो संप्रभुता के शोषण के हथकंडों का। अधर्म, जात पात और अव्यवस्था ने इस समाज को आज तोड़ दिया है। उसी से मैं दुखी हूँ। हम धर्म और जात पात के नाम पर यूं ही लड़ते रहेंगे तो मिल चुकी आजादी। वो अंग्रेज, वो यूं ही हम पर राज करते रहेंगे और हम उनके गुलाम बने रहेंगे। माँ, सत्ता के मददगार, फूट डालो और शासन करो की नीति समझते हुए भी स्वतंत्रता नहीं चाहते। सही कहा माँ आपने। कुछ लोग अपने बच्चों को पुलिस के कहर और झूठे मुकदमों से जेल में तड़पते हुए नहीं देख सकते, और कुछ लोग अमीर हैं, वो अपनी अमीरी छीनने से डरते हैं। वो हमें बागी कहकर इस आम जनता को गुमराह करते हैं माँ। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि उन अंग्रेजों को इस देश से एक दिन जाना होगा, इसलिए अपने बच्चों को हम क्रांतिकारियों के बीच भेजते हैं ताकि वो अंग्रेज जाएं तो इनके बच्चे सत्ता हथियार लें। यही तो मेरा दुर्भाग्य है रामलाल। माँ, ये सभी लोग भूल जाते हैं हर क्रांति में एक विशेष वर्ग की हानि निश्चित है। हर क्रांति खून मांगती है माँ, बलिदान मांगती है। खून? हाँ माँ, यदि मकसद बड़ा हो तो ये जरूरी है। सिर्फ खून बहाना बड़ी बात नहीं, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिसमें से टपका एक एक बूंद खून आने वाली नस्ल के खून में उबाल ला सकता है या नहीं, ये इकलौती ख्वाहिश लेकर मैं पला बड़ा। पर तुम्हारे परिवार की भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा जीवन तुम्हें समर्पित है माँ। ये जीवन के ऐशो आराम, त्रस्त जीवन, ये सब मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए इस देश से बढ़कर और कुछ नहीं माँ। तुम्हारे जैसा पुत्र पाके मैं धन्य हुई रामलाल। मुझे तुम पर गर्व है। लगता है कोई आ रहा है रामलाल। मेरी फांसी का समय हो गया माँ। ना जाने कितने क्रांतिकारियों को झूठे मुकदमों में फांसी दी होगी उस अंग्रेजी सरकार ने। तुम परेशान ना हो रामलाल, इसका परिणाम इन्हें जल्दी भुगतना होगा। वो कैसे? तुम्हारी फांसी के बाद जो जन आक्रोश बढ़ेगा, उसी से इन लोगों को सबक मिलेगा। रामलाल, रामलाल, उठाओ इसे। रामलाल, रामलाल उठो, तुम्हारी फांसी का समय हो गया है। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खूह से अपने सींचेंगे अपना चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। क्यों भैया? 4 दिन हो गए हैं रामलाल को लापता हुए। कुछ नहीं पता उसने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, किन हालात में होगा वो। और ऐसे में मैं खाना खा लूं? नहीं, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। अरे रामलाल की माँ, कैसी है तू? कुछ पता लगा तेरे रामलाल का? बचाओ! 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 मुझे बचा लो! मुझे बचा लो! बचाओ! वो मुझे भी मार डालेंगे। वो उन्होंने उसे भी मार डाला। मार डाला। किसने किसको मार दिया? और ये खून, तुम्हारी ये हालत किसने की? वो मैं जब रावी नदी के पास से निकल रहा था, कुछ अंग्रेज एक लाश को दफना रहे थे। उनमें से एक अंग्रेज बोला, जल्दी से रामलाल की लाश को दफना दो, कहीं कोई देख ना ले। उन्होंने मुझे देख लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ। मुझे बचा लो। वो मुझे भी फांसी देके दफना देंगे। क्या रामलाल को फांसी दे दी? हाँ, रामलाल को फांसी दे दी। वो दृश्य देख के मेरे रोंगटे किस बेरहमी से मार दिया। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दफना दिया रावी नदी के किनारे। अब तो उसकी लाश भी नसीब ना होगी जो उसका अंतिम संस्कार कर सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद जाके लाऊंगा अपने रामलाल को, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये तो होना ही था। हम सब हमेशा से उसे समझाते रहे, कुछ नहीं मिलेगा ये सब करने से। और अब उन गोरों ने आज दिन तक किसी को मारने के बाद किसी की लाश वापस की है जो रामलाल की नहीं है। ये सब उसने अपने लिए नहीं किया है, ये सब उसने तुम्हारे लिए किया है। ये सब उसने तुम्हारे लिए किया है। ये सब उसने हम सबके लिए किया है। और आज इस अंग्रेजी सरकार ने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया। भैया आप तो ले आओगे ना मेरे रामलाल को? भैया वो तो तुम्हें काकी कहता था ना, तुम तो ले आओगी ना मेरे रामलाल को? कोई तो ले आओ ना मेरे रामलाल को। भाभी, आप परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ करके ले आएंगे हमारे रामलाल को। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है हमारे रामलाल को वापस लाने का। हम सभी कल चलते हैं लाहौर जेल और लेकर आते हैं हमारे रामलाल को। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहीं उन्होंने मुझे भी फांसी दे दी तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सभी शांति मोर्चा निकालेंगे और अंग्रेजी सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें हमारे रामलाल की लाश वापस कर दे। पीछे हट जाओ वरना इसका भारी भुगतान भरना पड़ेगा। किस भुगतान की बात कर रहे हो जेलर साहब? आपने हमारा रामलाल छीन लिया, इससे ज्यादा हमारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। ये लो, ये वो लाल पर्चा है जिसमें लिखा है यदि अंग्रेजी सरकार अपना भला चाहे तो रामलाल की लाश उसके घर वालों को दे दे, नहीं तो लट्टूस की जान से हाथ धोना पड़ सकता है।
अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें हमें अपनी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। ऑफिसर्स, लाठीचार्ज। भैया, आप ले आए मेरे रामलाल को? बोलो ना भैया, कहाँ है मेरा रामलाल? रामलाल, बेटा, रामलाल, बेटा। भाभी, अब रामलाल नहीं आएगा, नहीं आएगा रामलाल। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो ना भैया? अरे मुझे पता है वो अभी आ जाएगा और बोलेगा कि माँ, तूने मुझे देसी घी का चूरमा नहीं खिलाया। देखो, देखो मैंने पहले से बना के रखा है ना उसके लिए। रामलाल, बेटा, कितने दिनों बाद आया ना तू घर? मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी ना बेटा? तूने कुछ खाया रामलाल? आजा, देख तेरी माँ ने ना तेरे लिए चूरमा बनाया ना बेटा। ये ले, मेरे हाथ से खा रामलाल। आजा बेटा। भाभी, अब नहीं आएगा रामलाल, वो हमें छोड़ के जा चुका है, जा चुका है वो। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया आप? ये देखो, रामलाल, बेटा, रामलाल, बेटा, तेरी माँ तुझे बुला रही है ना बेटा? रामलाल, बेटा आजा ना, देख ना तेरी माँ ने तेरे लिए चूरमा बनाया ना बेटा। रामलाल, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा रामलाल? रामलाल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा रामलाल, आजा। रामलाल, रामलाल मर चुका है रामलाल, मार दिया इनको ने, चुला दिया उसे फांसी के फंदे पे, टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दिया है उसे रावी नदी के पास। कैसे समझाऊं मैं आपको भाभी, अब नहीं आएगा रामलाल, नहीं आएगा।
सौभाग्य जिस रामलाल को मैंने असंख्य कष्टों को सहन करके छोटे से बड़ा करा, खूब खिलाया, खूब पिलाया और बहुत पढ़ाया। भैया के जाने के बाद एक मैं ही तो था जिसने उसकी परवरिश की। मैंने उसकी परवरिश की मैंने और अब रामलाल इससे बढ़ के मेरा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। रामलाल की फांसी से पूर्व मुझे तो स्वप्न में भी नहीं पता था कि वो एक क्रांतिकारी है। वो मेरे आगे कभी क्रांतिकारियों की बात करता या प्रशंसा करता तो मैं उसे झड़क देता मैं उसे। चाचा तुम्हें पता है आज क्या हुआ लाहौर में? क्या हुआ? आज ना सभी क्रांतिकारियों की बैठक हुई जिसमें लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस भी शामिल थे। अब देखना हमें ये चुटकियों में आजादी मिल जाएगी। ये तुम किस रास्ते पे चल पड़े रामलाल? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ नहीं। इससे अधिक मैं रामलाल के क्रांतिकारी जीवन के विषय में नहीं जानता। और आपको एक बात और बताता हूं, जब मैंने रामलाल के आगे सरकार की तारीफ की तो वो बोल पड़ा। तुम्हें पता है रामलाल, अंग्रेजी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है। वो बोल रहे थे कि अब किसी को लगान नहीं देना पड़ेगा, सभी को एक समान अधिकार मिलेगा, सभी को शिक्षा और यहाँ तक इलाज के लिए दवा भी। चाचा तुम भी ऐसे क्या चटुकार हो जो हरदम सरकार की तारीफों के पुल बांधते रहते हो। ये सरकार आज कुछ बोलती है और कल कुछ। मेरा बस चले तो इसे जड़मूल से उखाड़ फेंकूं। मुझे तो रामलाल की फांसी के बाद पता चला कि वो एक क्रांतिकारी है और उसका तो कोई अपराध भी नहीं था। केवल एक मुखबिर के कहने पर रामलाल को एक झूठे मुकदमे में फांसी दे दी। और यदि वास्तव में ऐसा है तो मुझे कहना पड़ता है, सरकार ने अपने ऊपर एक निर्दोष की हत्या का पाप लिया है और इसके होने वाले दुष्परिणामों की जिम्मेदार सरकार खुद होगी सरकार खुद होगी। सर क्रांतिकारी तरफ से एक लाल पर्चा बांटा गया है। What do you mean by लाल पर्चा? सर इसमें लिखा है कि अगर हमने रामलाल की लाश को वापस नहीं दिया तो। Read clear and louder. सर इसमें लिखा है कि अगर हमने रामलाल की लाश को वापस नहीं दिया तो वो आपको मार देंगे। तुमको लगता है वो ऐसा करेंगे? जिनकी औकात हमारी तरफ नजर उठाने तक की नहीं, आज वो हमें जान से मारेंगे। But sir, we must take this matter seriously. अभी भी लोगों में रामलाल को लेकर बहुत आक्रोश है। हमें बहुत सोच समझकर आगे कुछ करना पड़ेगा। I think you are right. I will do something for this. I will write a letter to the governor sir. उसमें हम लिखेगा कि हमारी जान बहुत खतरे में है, हमें जल्द से जल्द विलायत जाने दें। सारे देश के मुंह पर चाटा है रामलाल की हत्या और हमें कि कुछ कर ही नहीं रहे। अरे कर तो रहे हैं। ये जो सरकार है बैठ के सिर्फ निंदा कर रही है। असल में तो बात ये है कि सबकी सब नपुंसक की तरह बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सारा देश भी यही महसूस कर रहा है महेश। इसका जवाब हम देंगे। लटूस की हत्या करनी होगी। बिल्कुल सही,
यही सही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और इसी से खौफ पैदा होगा। हत्या? क्या हम खून करेंगे? देखो भाई, हम इंसान की जिंदगी की कीमत समझते हैं। किसी मासूम की जान लेने से पहले हम खुद की जान देना पसंद करेंगे। मगर वो पुलिस वाले कोई मासूम इंसान नहीं है, बल्कि एक जालिम हुकूमत के नुमाइंदे हैं। उनकी हरकतों से उस हुकूमत का वहशीपन झलकता है। उस पुलिस वाले को मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे। तो हो गया फैसला। अभी पुलिस हेडक्वार्टर में कस के उड़ा देता हूं उसे। गरम से गरम काम करते वक्त भी दिलो दिमाग को ठंडा रखेगा धीरेन्द्र। कौन करना चाहता है एक्शन में मेरे साथ? सोच लो, पकड़े गए तो अंजाम एक ही होगा, फांसी। जय घोष। हाँ। लटूस पर नजर रखना शुरू करो। वारदात की से पहचानना और इशारा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। एक्शन का दिन होगा आने वाले महीने की 1 तारीख। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ फिर। ये अंग्रेज अब समझ चुके हैं कि हम चुप बैठने वाले नहीं। ये हर एक कोशिश करेंगे हमें तोड़ने की, लेकिन हमें इस मुश्किल समय में एक दूसरे की ताकत बनकर इन्हें दिखा देना है कि अगर ये 1 मारेंगे तो हम 10 मारेंगे, या अगर 10 मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। क्या खबर लाए हो? खबर तो ये है, लटूज अपने बंगले में छिपा बैठा है। कुछ सोचा है धीरेन्द्र तुमने? सोचना क्या है, मौका पाते ही उड़ा देंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बंगले के चारों ओर कड़ा पहरा रहता है। पुलिस के बीच से उसे हम कैसे निकाल पाएंगे? ड्यूटी। Look, who is there? यस सर। सर, लेटर फॉर यू फ्रॉम गवर्नर्स ऑफिस। Read the letter. सर, लेटर में लिखा है कि आप 1 तारीख को विलायत जा सकते हो। What? आज क्या तारीख है? सर 27 तारीख है आज। Means 4 days मुझे यही रहना होगा। इस बीच इन क्रांतिकारियों ने कुछ कर दिया तो? अगर मुझे मार दिया तो? नो 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 नो। ऑफिसर, ऑफिसर सर, बंगले पर कड़े से कड़ा पहरा लगा दो, कोई भी आने ना पाए। ओके सर। मैं नहीं मर सकता। नो नो नो। आज खबर आई थी कि लाहौर में पुलिस और क्रांतिकारियों की मुठभेड़ में 15 क्रांतिकारी शहीद हो गए। ना जाने इन अंग्रेजों से हमें कब आजादी मिलेगी। लगता है धीरेन्द्र आ गया। धीरेन्द्र, दरवाजा खुला है, चले आओ। हाँ धीरेन्द्र, कैसे हो? मैं ठीक हूँ महेश, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ धीरेन्द्र। तो धीरेन्द्र, मैं भी चलूँ क्या? नहीं, अभी नहीं। आज मैं अपनी पिस्तौल लेकर आया हूँ। लेकिन सुनो, अगर वो लटूस 12 बजे तक नहीं निकला तो तुम ठीक 12 बजे चले आना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक तो है, मगर सोते ही मत रह जाना, वरना सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। देखो, तुम्हारे सामने इस घड़ी में नाम लगा देता हूँ।
अब तो भूल नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रुको धीरेन्द्र, ये छुरा अपने साथ लेते जाओ। ये ना हो कि तुम पिस्टल ही दाग दो और सबका सब गुड़ गोबर हो जाए। विश्वास रखो महेश, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहीं वो लटूज ना निकल जाए। Sir, your tea. मिस्टर लटूस, ये तो लटूस है ही नहीं। ये मैंने किसको मार दिया? ये मेरे हाथ से किस निर्दोष की हत्या हो गई? कौन कौन है वहां पर? पकड़ो उसे।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आगे के स्टेशन दिल्ली और लाहौर तार द्वारा लतूस की लाश का समाचार आला अफसरों को भेजा गया। पूरे 1 वर्ष तक पुलिस ने दौड़ धूप की पर अभियुक्तों का पता नहीं चला। अंत में अभियुक्तों का पता देने के लिए 5,000 रुपए के पारितोषिक की घोषणा की गई। 21 जून को प्रेम और महेश को दूरा जज की अदालत में पेश किया गया। इन पर लतूस की हत्या का अभियोग लगाया गया। जश्न है वकील साहब, इनकलाब का जश्न। इनकलाब इनकलाब, what the hell is this इनकलाब? बार बार इनकलाब के नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं? इनकलाब एक लड़ाई है जुर्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी का आदमी पर शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है इस देश के युवाओं को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक आवाज है इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। इनकलाब एक पुकार है इस सोई हुई आवाम को जगाने के लिए। इनकलाब एक नारा है सोए हुए जमीर को जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब समझाने के लिए। अगर समझ ही गए हैं तो आ जाइए हमारा साथ निभाने के लिए। Order. Please, Mr. Gardner, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor nor illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा भी बोलना नहीं जानते थे ना, तब से यहाँ का बच्चा बच्चा वेद और पुराण का पाठ करता आया है। सोने की चिड़िया था हमारा देश, उसकी वही चमक जो तुम्हें इंग्लैंड से आके खिलाई। वही लूटना है ना तुम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, व्यापारों के नाम पर लुटे थे तुम लोग। My lord, we are wasting the precious time of this court. Please allow me, the government witness. Permission granted. जय घोष हाजिर हो।
हत्या के अंदर किस किस का हाथ था? लटूज की हत्या महेंद्र और धीरेन्द्र ने की थी। इन्होंने मुझे भी शामिल किया था ताकि मैं मिस्टर लटूज का शिनाख्त कर सकूं। माय लॉर्ड, दिस हैज बीन प्रूवन कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर और किसी का हाथ नहीं था सिवाय इन दोनों के, महेश और धीरेन्द्र। I'd like to say something pertaining to the case before I pass the sentence. योर ऑनर, लटूस को मारने के पीछे हमारा क्या मकसद और क्या मोटिव था, हम कोर्ट को ये बताना चाहेंगे। They have committed such a dastardly act, but this court is not interested in their motives and reasons. योर ऑनर, क्या आपने कभी किसी मुजरिम को मौत की सजा दी है? What kind of ridiculous question is that? Of course I have, several times. अगर आपके उस फैसले से आपकी नियत और मोटिव हटा दिया जाए तो आप मेरे कातिल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जुर्म के पीछे का सच जाने बिना इंसाफ नहीं किया जा सकता। तो इजाजत है योर ऑनर। You may. योर ऑनर, लटूस को मारने के पीछे हमारा पहला मकसद ये था कि रामलाल को झूठे मुकदमे में फंसाकर उसे फांसी दे दी गई, लेकिन हमारा मकसद ये भी नहीं था किसी निर्दोष की हत्या करे। मकसद था अपनी बात सुनाना। अंग्रेजों की जात बहरी होती है और बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका एक चेतावनी थी उस अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि उसका वक्त अब यहाँ खत्म होने को आया है। ये हत्या एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो देश में रहते हुए भी देश से गद्दारी करते हैं। हम चाहते हैं कि देश का हर एक नौजवान, आने वाली पीढ़ी खुद सोचे कि उसे कैसे भविष्य चाहिए। वो सवाल करे, क्योंकि आंख मूंद के किसी के पीछे चलना भी गुलामी ही है। It has been proven that the murder of Mr. Latouche with a clear intention. Till then, hang them to death. Thank you, Your Honor. महेश, धीरेन्द्र, तुम्हारी फांसी का समय हो गया है। कुछ पल का मेहमान हूँ, अहले वतन, चिरागे शहर हूँ, बुझा जाता हूँ। हाथ बांध के नहीं बांधूंगा, बैठकड़ी में नहीं बांधूंगा। महेश जी, समझे हमारी मजबूरी को, पहन लीजिए ये हथकड़ी, यही जेल का दस्तूर है। दस्तूर 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 होगा कोई दस्तूर? मैं नहीं मानता ऐसे किसी दस्तूर को। महेश, पहन लो हथकड़ी और मान लो इनकी बात। यार, जाते जाते किसी का दिल नहीं दुखाते। दोस्त ने कहा इसलिए बंधवा लेता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दिल से ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन तो ये था नाटक क्रांतिकारी, जिसे देखते हुए कई बार आंखें भी नम हो गईं और कई बार दिल गर्व से भर गया। सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। सीमा जी धन्यवाद। ये जो हमारा बाल उत्सव है, ये आप सभी को पता है कि यह वर्ष जो है वो आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है और अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है। तो ये बाल उत्सव अमृत महोत्सव को समर्पित है। और आज की आपने जो हमारी जो नाट्य श्रृंखला देखी, दोनों जो नाटक हैं, ये वाला जो नाटक है वो आज़ादी से पूर्व का है और पहले वाला जो नाटक है जो आपने लड़ाई देखा वो सतत सनातन वाला आज़ादी के बाद का भी उसमें वृत्तांत हैं। तो दोनों लड़ाइयाँ हैं जो चल रही हैं, जो आज़ादी के लिए इन वीरों ने, इन क्रांतिकारियों ने जो समर्पण किया, जिसके कारण आज़ादी मिली, और जिस लड़ाई को हमने पहले देखा, जिस सच्चाई के कारण हम समाज में जीने लायक हो रहे हैं। तो दोनों अमृत महोत्सव के लिए समर्पित ये नाटक इन बच्चों के द्वारा, नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा, आपके द्वारा देखे गए। आप सभी धन्यवाद के पात्र। मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे अभिभावक उठ रहे हैं, उनको जल्दी है। 2 मिनट इन बच्चों के मोटिवेशन के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप 2 मिनट और देंगे तो और अच्छा लगेगा। कृपया बैठ जाएं। 2 मिनट का समय और जाइए। हमारे बीच जो हमारे उपाध्यक्ष स्वानंद किरकिरे जी, आपको पता होना चाहिए कि मुंबई से चल करके आए हैं, इतने व्यस्त हैं, अपना बहुत सारा काम छोड़ करके आपके बीच उपस्थित होने के लिए यहाँ आए हैं। तो हम दिल्ली वाले हैं, वो मुंबई से आए हैं, हमारे लिए आए हैं। तो 2 दिन का समय उन्होंने दिया है, एक आने का, एक जाने का, और हम क्या 3 घंटे का समय नहीं दे सकते। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, श्री स्वानंद किरकिरे जी से, कि इस आज़ादी के महोत्सव के लिए समर्पित, इस अमृत महोत्सव के लिए समर्पित इस बाल उत्सव में इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कृपया एक बार फिर से मंच पर आएंगे और हमारे जो सदस्य हैं वो भी मंच पर आएँ। आप सभी, हमारा यही समर्पण हो सकता है। क्रांतिकारियों ने तो इतना समर्पण किया, हम इतने से बैठ कर के अपना समय दान दे करके ही समर्पण देश के लिए कर सकते हैं। तो ये योगदान आप दीजिए। और आगे सीमा जी और उनको जो भी निदेशक और सह निदेशक, उनको बुलाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाटक के निर्देशक श्री साहिल वर्मा जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आएं। सह निर्देशक सुफियान खान साहब, आप भी आइए। इस नाटक के सहायक निर्देशक से भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी आएं। सुफियान खान साहब, फूलों से स्वागत।
और ये सभी बच्चे अरविंद गुप्ता डीएवी स्कूल केंद्र मॉडल टाउन के रहे, जिन्होंने आपके समक्ष क्रांतिकारी नाटक पेश किया। अब वक्त है कैमरे में इतने खूबसूरत लम्हात को कैद करने का, और बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी दे दिए जाएंगे। जी, सभी बच्चों के सर्टिफिकेट्स बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहिए। और अगर इस केंद्र से, इस स्कूल से, डीएवी स्कूल मॉडल टाउन से कोई आया है तो कृपया आप भी मंच पर आइए, आपको हम बुलाना चाहेंगे। मुझे लगता है नहीं आए हैं, लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जाते जाते मैं हिंदी अकादमी के उप सचिव महोदय ऋषि कुमार शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि आप धन्यवाद ज्ञापन पेश करें। धन्यवाद सीमा। आज इस बाल महोत्सव के इस आयोजन पर मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, हमारे हिंदी अकादमी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का, जिनकी प्रेरणा से हमको ये अवसर मिला और उनकी प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा पाए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुश्री स्वाति शर्मा जी का भी, आईएएस, जो हमारी एसीएल की सचिव हैं। आभार व्यक्त करता हूँ श्री स्वानंद किरकिरेजा जी, जो कहानीकार हैं, और भट्ट साहब ने बताया कि बहुत कुछ है, कहने के लिए शब्द कम है इनके लिए। और अक्सर मैं कहा करता था, सर को मैंने पहले भी बताया था कि बहती हवा सा था, उड़ती पतंग सा था वो, आज सभी को याद है ना। तो आगे समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, और उन्होंने बड़ा समय और योगदान दिया। साथ ही हिंदी अकादमी के जितने भी अधिकारी हैं हमारे सभी, और उनके जो कर्मचारी हैं सभी बैठे हैं, इन्होंने बड़ा कोऑपरेशन किया है, जिसके कारण ये कार्यक्रम आप तक पहुंच पाया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और इनके निदेशक, सह निर्देशक, और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त इनके अभिभावकों का। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए, जिन्होंने हम तक इन बच्चों को पहुंचाया। 1 महीने की लंबी यात्रा, लंबी तपस्या के बाद ये शो हम तक आया है। तो मैं अब माइक सीमा जी को देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार दिल्ली सरकार के लिए और हिंदी अकादमी दिल्ली के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर कल भी इसी समय 2 शो हैं, आप सभी आमंत्रित हैं, और लोगों को बताइए कि बहुत अच्छे शो चल रहे हैं, जिससे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का उत्साहवर्धन हो सकेगा। जी हाँ, 30 जून तक ये मंच गुलजार रहेगा बच्चों के नाटकों से। और देखिए कितना टैलेंट आज हमने देखा। आज तो पहला दिन है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि कल इसका दूसरा दिन होगा, यानी बाल उत्सव का दूसरा दिन। कल आप देख सकेंगे शीला मिश्रा की कहानी शहीद की माँ का मंचन, और इसके निर्देशक हैं सपना शर्मा और सह निर्देशक श्रेया सहाय। दूसरा नाटक कल आप देख पाएंगे मुद्रिका साहनी उर्फ असली किस्सा शकुंतला का, जिसके निर्देशक हैं रति शर्मा और सह निर्देशक जितेश शर्मा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर हमें आपका इंतजार यहीं पे रहेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।
और एक धन्यवाद सीमा वर्मा जी के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी एंकरिंग की। और धन्यवाद श्री श्रीराम शर्मा जी के लिए, जो सपरिवार यहाँ उपस्थित हैं। संगीता रावत जी जो सदस्य हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं। मृदुल अवस्थी जी जो चले गए, उनका धन्यवाद। और हमारे संयोजक राकेश शर्मा जी और श्री अशरफ जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी कल फिर आइएगा 6 बजे, रोज 30 तारीख तक। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।